आज हम मजीद बात करेंगे। कल हमने जो चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी, कल हमने देखा था कि जो लेजर्स के अंदर प्लस जो वर्जन्स हैं हमारे, हम्म। तीन तीन हमारे वर्जन थे। हम्म। और तीन ही हमारे लेजर थे। इनकी सेटिंग और इनकी करेंसी की वैल्यूएशन, प्लस हमने इसका मटेरियल लेजर के साथ प्रोफाइल बना के इसको एक्टिवेट किया, और फिर मटेरियल लेजर को हमने एक दफ़ा एक्टिवेट किया, फिर उसको डीएक्टिवेट करके फिर एक्टिवेट किया। तो वो एक कम्प्लेक्स जो उसका जो स्ट्रक्चर था वो हमने बना के उसको फिर ट्रांजेक्शन्स तो है वो पंच करके देखें। आज हम बकायदा तौर पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा सा काम करके देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कॉस्ट को बुक करने की, प्लस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड फिर हम आगे फर्दर देखते जाएंगे कि उसमें चूंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा अहम है, एक प्लान और एक एक्चुअल। अच्छा। ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लान कॉस्ट भी हो सकती है, और इसी तरह जो प्लान डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, इसी तरह एक्टिविटी कॉस्ट जो है वो भी प्लान भी हो सकती है और वो एक्चुअल भी हो सकती है। तो अभी हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले जो है कि जब आप कॉस्ट बुक कर लेते हैं, खा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू आए या कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू आए, तो अगर कॉस्ट गलत बुक हो गई तो फिर उसका क्या हाल है। इस सिलसिले में जो है ना दो ऑप्शंस आ जाती हैं, एक एक्चुअल पोस्टिंग के अंदर और प्लानिंग, दोनों के अंदर ये ऑप्शन है कि प्लान कॉस्ट अगर गलत बुक होगी या एक्चुअल कॉस्ट अगर गलत बुक होगी तो उसका क्या करना है। एक्चुअल पोस्टिंग के अगर अंदर हम आए तो एक है मैनुअल रीपोस्टिंग ऑफ कॉस्ट, और इसी तरह मैनुअल रीपोस्टिंग ऑफ रेवेन्यू, और एक रीपोस्टिंग लाइन आइटम। ये तीन जो है ना ये ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट को आपने लेके जाना है किसी दूसरे कॉस्ट सेंटर पे। सवाल यह है कि क्या आप बकायदा लेके जाना चाहते हैं या गलती से कहीं पहले सोर्स के ऊपर चलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि दो सिनेरियो इसमें हो जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट जो है इसमें है कि एक रॉन्ग पोस्टिंग, और दूसरा ये है कि आपका जो पूरे महीने के अंदर जो है ना वो एक्चुअल कॉस्ट कलेक्शन जो है ना जिस कॉस्ट सेंटर के ऊपर हो वो एक्चुअल कॉस्ट सेंटर नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट सेंटर कोई और है। आप फॉर द टाइम बिंग जो है वो उसके ऊपर कॉस्ट बुक कर रहे हैं, और फिर एज अ मंथ एंड एक्टिविटी के तौर पे हम जो है ना वो आगे कॉस्ट को जो है ना वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस सूरत में जो हम कहेंगे कि वो आप कह लें कि एक वन कॉस्ट कलेक्टर है, और ये जो है फॉर द टाइम बिंग आप इसको एक डमी कॉस्ट सेंटर भी कह सकते हैं, और फिर एज अ मंथ एंड के तौर पे हम उसको ट्रांसफर करेंगे। अब जब आप ये कहते हैं कि रॉन्ग पोस्टिंग है तो इसका मतलब है कि जब आपने करेक्ट करनी है तो रॉन्ग पोस्टिंग या पोस्टिंग जब जनरेट होती है तो उससे क्या चीज हमारे पास जनरेट हो जाती है, डॉक्यूमेंट नंबर। नंबर। इसका मतलब है कि जब भी आपने कोई रॉन्ग पोस्टिंग को सही करना है तो उसके लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट नंबर होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है मैनुअल सॉरी रीपोस्ट लाइन आइटम। तो रीपोस्ट लाइन आइटम का मतलब यह है कि आपको एक लाइन आइटम की जरूरत है जो कि आपने पोस्ट करना है, उसको रीपोस्ट करना है। पोस्ट हुआ है पहले का, लेकिन आपने उसको सही करेक्ट कॉस्ट सेंटर के अंदर जो है ना वो रीपोस्ट करना है। तो ट्रांजैक्शन कोड है KB61, कंट्रोलिंग एरिया 1211। अब देखें यहाँ पे वो सिस्टम पूछ रहा है कि आप डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालें। तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो FI की तरफ से भी सर्च किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे देख देते हैं फिजिकल पीरियड डॉक्यूमेंट टाइप, इसके अंदर रेफरेंस कंपनी कोड दे देते हैं 1211। तो कल हमने इसके अंदर दो डॉक्यूमेंट पोस्ट किए थे, तो एक 1000 और एक 10001। तो ये हम डॉक्यूमेंट नंबर एक ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे FI का डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाला जाएगा, CO का डॉक्यूमेंट नहीं डाला जाएगा, और एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें अगर आप ये देखें, हमने इसके अंदर 1000 की पोस्टिंग की। एक कॉस्ट सेंटर था ये वाला 1211 1000।
इसके अंदर पोस्ट नहीं की। अब हमें उस पोस्ट करने के बाद ख्याल आया कि ये पोस्टिंग गलत है, हमें या तो आप टोटली कॉस्ट सेंटर चेंज कर दें, मतलब कि 1211 की जगह कोई और कॉस्ट सेंटर हो, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 600 इस कॉस्ट सेंटर को 600 पोस्ट करने थे, 400 हमने किसी और कॉस्ट सेंटर को पोस्ट करने थे। तो चले, अगर एक जो आसान तरीका वो तो ये है ना कि आप इधर ही कॉस्ट सेंटर चेंज कर दें, तो ठीक है। हम कहते हैं कि नहीं, कॉस्ट सेंटर को हम चेंज नहीं करते, हम ऐसे करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हमें बाद में एहसास हुआ कि नहीं, 1000 इसको नहीं चार्ज करना था, बल्कि हमने इसको तो 6000 करना, 600 करना था, 400 किसी और को करना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 600 लिख देते हैं, और जो ही मैं 600 लिख के एंटर का बटन दबाऊंगा, असाइन नंबर रेंज टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब हमने चूंकि जब ये कंट्रोलिंग एरिया कॉन्फ़िगर किया था, तो हमने कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर की असाइनमेंट नहीं की थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में की थी डॉक्यूमेंट टाइप्स को, लेकिन हमने कंट्रोलिंग के अंदर नहीं की थी। तो कंट्रोलिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट नंबर की असाइनमेंट होती है, वो कंट्रोलिंग एरिया के अगेंस्ट जो ट्रांजैक्शन टाइप होती हैं, उनको वो असाइन की जाती हैं। अभी ये सिस्टम कह रहा है कि RKU3 जो ट्रांजैक्शन टाइप है, उसको नंबर रेंज असाइन नहीं की गई। तो हम पहले नंबर रेंज असाइन कर लेते हैं उसको। वो कह रहा है कि इफ नेसेसरी चेक द डॉक्यूमेंट हेडर फॉर डॉक्यूमेंट नंबर। अभी इससे हम एग्जिट करते हैं, पहले नंबर रेंज असाइन हो। पहले नंबर रेंज असाइन करते हैं, SIMG, और कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, और ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे आ रहा है मेंटेन नंबर रेंज फॉर कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट। की कोड क्या है, KANK। KNK। हाँ जी, 1211। पहले तो ये देख लें कि क्या आपके 1211 के अगेंस्ट इंटरवल बने हुए हैं कि नहीं है। तो वो कह रहा है कि इंटरवल है ही नहीं। ठीक है, तो अब तो एक तरीका तो ये है कि आप किसी से कॉपी कर लें, यानी कि किसी और कंट्रोलिंग एरिया, जैसे कि काश अगर मैं कॉपी सब ऑब्जेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं किसी और का कंट्रोलिंग एरिया फर्ज करे लिखूं, A000 जो एक है, उसको मैं कहता हूँ कि A000 से नंबर रेंज सारी कॉपी होके 1211 के अंदर आ। इंटरवल आर नॉट इंक्लूडेड इन द ऑटोमेटिक, ठीक है। और उसने कहा कि ACO एरिया A000 वाज कॉपी टू 1211, यानी कि उसने सिर्फ नंबर रेंज कॉपी की है, और उसके और कोई चीज कॉपी नहीं हुई। तो अब अगर आप इंटरवल के अंदर जाके देखें, तो ये सारे ग्रुप्स 1 2 3 4, ये ग्रुप जो है वो यहाँ पे सारे कॉपी हो गए हैं, यानी कि नंबर रेंजेस यहाँ पे आ गई हैं। अभी NR स्टेटस या नंबर रेंज का जो स्टेटस है वो क्या है, सारे जीरो हैं, और सारी नंबर रेंजेस क्या है, इंटरनल है, कोई भी एक्सटर्नल नंबर रेंज नहीं है। अब हम RKU3 को असाइन करते हैं नंबर रेंज। तो हम ये चेंज ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ पे हम फाइंड करते हैं RKU3, कंट्रोल F, और RKU3। तो ये हमें पता चल गया कि रीपोस्ट शियो लाइन आइटम के लिए RKU3 इस्तेमाल होते हैं। ये ये पड़ा हुआ है, और इसको हम असाइन करेंगे एलिमेंट टू ग्रुप। और हमारा जो 1211, अब हमारे पास 4 नंबर रेंज है। अब मैं अगर इसको 1 असाइन कर दूंगा, तो जब मैं इसको पोस्ट करूंगा, तो जो CO का डॉक्यूमेंट नंबर इससे जनरेट होगा वो 1 से शुरू होगा। और अगर मैं इसको ये 2 वाला असाइन कर दूं, तो फिर जो CO का डॉक्यूमेंट जनरेट होगा RKU3, वो 2 से शुरू होगा। मैं इसको फिर फॉर द टाइमिंग 3 वाला देख लेते हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाई होता है कि नहीं। 3। तो अब आप ये देखें कि 1211 के अंदर RKU3 जो है, कहाँ गया ये, RKU3 किस ग्रुप के अंदर आएगा, 03 वाले ग्रुप के अंदर आ गया। ये जो 03 ग्रुप है, इसके अंडर जो है, अगर हम यहाँ पे नीचे देखें, तो ये RKU3 इसके अंदर ऐड हो गया।
सेव। अब हम इस पे आ जाते हैं दोबारा डॉक्यूमेंट नंबर और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब मैं यहाँ पे 600 लिखूंगा और जो ही मैं एंटर का बटन दबाता हूँ तो सिस्टम क्या करेगा, एक और नई लाइन रिमेनिंग अमाउंट की बना देगा। तो अब मैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर चेंज कर लेता हूँ। पहले मैंने 1211 1000 था, मैं यहाँ पे 1211 2000 कर लेता हूँ। और सिर्फ यही नहीं है, अगर आपके सीओ के और कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाए हुए हैं, जैसे कि कोई इंटरनल ऑर्डर बनाया हुआ है या WBS एलिमेंट बनाया हुआ है, आपको पता चला कि जी ये 600 जो था ये तो मैंने कॉस्ट सेंटर को साइन करना था, लेकिन ये 400 जो है वो मैंने किसको साइन करना है, WBS एलिमेंट को। तो आप यहाँ पे ये क्वांटिटी के अंदर जाएं और यहाँ से आप ले लें एंटर। WBS एलिमेंट या कोई इंटरनल ऑर्डर ले लें या कोई भी ले लें, तो आप उसको असाइन कर सकते हैं। मसलन ये सबसे नीचे क्या है, ये WBS एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे WBS एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा तो ये वाली फील्ड अनेबल हो जाएगी WBS एलिमेंट के लिए। WBS का। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ऑर्डर, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इंटरनल इंटरनल। ऑर्डर को डालने का। तो कहने का मकसद है कि ये सारे के सारे, इसी तरह ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी टाइप है, ये बिजनेस एक्टिविटी होगी, बिजनेस। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सीओ के ऑब्जेक्ट हैं जो कि अपने अपने मॉड्यूल्स के अंदर यूज होते हैं। नेटवर्क जो है ये भी आपका प्रोजेक्ट सिस्टम के अंदर WBS एलिमेंट के अंदर यूज होता है। तो हम यहाँ पे फिर कॉस्ट सेंटर ही ले लेते हैं। तो ये कॉस्ट सेंटर हमने रीपोस्ट कर दिया, उसको दोबारा से नए सिरे से हम पोस्टिंग कर रहे हैं एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ, जो कि हमारे लिहाज से पहले एक गलत सिनेरियो था। अगर आप चाहें तो आप चाहते हैं नहीं, इसको इस कॉस्ट सेंटर को तो हमने 100 रुपया देना था, 100 रिंगट देने थे और 300 किसी और को देने, तो अब जब यहाँ पे 100 लिखेंगे और तो 300 का एक और लाइन आइटम सिस्टम उसके अंदर बना देगा। तो मैं अगर यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, हमने कल 2 कॉस्ट सेंटर बनाए थे या ज्यादा बनाए थे? अच्छा 2 ही कॉस्ट सेंटर हैं दो बनाए थे। हम। चलें ठीक है, फिर हम ऐसे करते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं। तो ये करने के बाद हम इसको पोस्ट कर देते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि अकाउंट फॉर अकाउंट डिटर्मिनेशन चार्ट ऑफ अकाउंट मिसिंग। ये कौन सा अकाउंट फॉर अकाउंट डिटर्मिनेशन? डॉक्यूमेंट सबलेटिंग का तो नहीं कोई मसला आ रहा। Online document subletting is active, hence each document is assigned to account transaction variant. So the item category you determine for each document or each category has been assigned. A separate rule define like additional rules need to be created a GL account that has defined in account determination. मेरा का GL account is strong. अच्छा, अच्छा। इसके अगेंस्ट ये अकाउंट की है 000 ठीक है। ठीक और है। इसके अंदर ये अकाउंट हमने असाइन करना है। तो किया था हम ना। किया तो था। तो अब ये सीओ पोस्टिंग इसके अंदर तो नहीं कह रहा, सीओ पोस्टिंग। वाइट पॉसिबल कर तो अब सीओ कर रहे हैं हाँ, इधर। अब देखते हैं क्या है। ठीक पोस्ट हो गया। है। ये सीओ में भी होना था सही से। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के अंदर ये हमने, ये देखो, अच्छा सिर्फ यही नहीं होता कि आप एक जगह पे वो जीरो बैलेंस के लिए अकाउंट लगा दें। अच्छा, इस मैंने पे आज तक इस जगह पे कभी सी कॉन्फ़िगरेशन नहीं मैंने की। भी नहीं कभी की। इवन के ये भी कुछ होगा जीरो हम्म। बैलेंस पर कैश पूलिंग, वो मेरे ख्याल से वो जो ये तो आपने नहीं ट्रेरी एक दफा वाली बताया साइड था। हाँ ट्रेरी वाली साइड हाँ, में। उसमें भी ये कहीं एरर आ सकता है, तो उसमें भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहरहाल आइटम कैटेगरी दिस चार्ट ऑफ अकाउंट
वो वाला और उसके साथ इसीलिए तो ये उसमें दूसरी दूसरी वाली उसमें आनी है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड है जीरो बैलेंस के लिए, इसलिए तो वहां पे शो नहीं हो रही है हाँ 1001। उसमें नहीं हुआ, इसीलिए हम्म। वो। अच्छा वो एरर इसका दे रहा है 000 का। बहरहाल पीछे पीछे जाए जरा, एक दफा दोबारा पीछे जाए जरा, जो कंट्रोलिंग में जहाँ पे हमने की है 000, वो कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन दिस एंड दिस, आगे 1 भी तो दे रहा था एक जगह पे, जब हम कह रहे थे ये 1 का भी एरर आ रहा था एक्चुअली। उधर तो जो वो दे रहा है वो 1 का भी आ रहा था, मुझे लगा कि 1 को इसके हाँ, सब कैटेगरी है, जो पहले शायद मैंने इसकी पिक्चर भी ली है। पहले तो एक दफा, बल्कि मैं एक आध दफा पहले मैं शुरू में यही समझता था कि ये आप जितनी मर्जी क्रिएट कर लें, लेकिन इसका मतलब नहीं, है कि ये भी कहीं आगे कॉन्फ़िगर करते हैं हम इसको ये देखे ना मैंने आपको। सबप्लेटिंग के अंदर। नहीं नहीं, 1 वाला अच्छा ठीक है, वो 1 ठीक है वाला आ रहा ठीक, था, चल। चलेंगे बीच में से हम ये सारा एरिया निकाल देंगे। नहीं अच्छा नहीं, ठीक है आगे। ठीक है, मैंने आपको भिजवा दिया उसका स्क्रीनशॉट ड्रेस पर, ये अच्छा इन्फॉर्मेशन चले कि 1 वाला ही था कंट्रोलिंग का, ठीक था वो। ठीक है। अच्छा तो अब हम लाइन आइटम की अगर हम रिपोर्ट चलाएं, कॉस्ट सेंटर लाइन आइटम की कौन सी रिपोर्ट है, KSB 1। 1। और हम दो ही तो कॉस्ट सेंटर है, वो तो है ही कोई नहीं। तो अभी जो हमने डॉक्यूमेंट टाइप को नंबर रेंज लगाई थी वो क्या थी, RKU3। तो इसमें अगर हम ये चेंज लेआउट में जाएं और इसके अंदर अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप ऐड करें, बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप या ट्रांजैक्शन टाइप होगा वो मेरे पास है, तो ये ट्रांजैक्शन करेंसी ऊपर गुजरा शायद। ऊपर। अच्छा ट्रांजैक्शन करेंसी, हम ऐसे करते हैं ना, सब इधर मूव करा ली बस। तो अब हम या ये देखें, ये आ गया बिजनेस, अच्छा बिजनेस बी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, हाँ ठीक। तो इसमें अगर हम ये ले आए तो कॉस्ट सेंटर हमारा जो है, अच्छा असल में ये कॉस्ट सेंटर के ऊपर वो हाइड किया हुआ है ना हमने, तो कॉस्ट सेंटर हमारा ये आ गया। ठीक है, अब देखें 1211 1000 से हमने पैसे निकाले। ठीक है, और इसीलिए इसके जो लाइन आइटम है उसके साथ वो क्या आ रहा है, RKU3। एक्चुअली जो इनिशियल पोस्टिंग होती है ना वो COIN के अंदर होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो COIN के अंदर होगी, और उसके बाद जो फिर पोस्टिंग होती है वो क्या होती है, वो आप RKU3 या जू जू साथ साथ आप यूज करते जाएंगे तो वो उसके अंदर होगी। अब एक पोस्ट जैसे कि 800 इसके अंदर डाल दिया, और इसके अंदर जो है वो क्या हो गया, पहले 1200 था, पहले 2000 था इसके अंदर ना, जो इनिशियल हमने पोस्टिंग की, तो उसके अंदर पहले हमने 10,000 डाला, फिर 1,000 डाला, फिर अभी हमने 2,000 डाला। ठीक है, पहले अब हमने 2,000 डाला, 2,000 में से हमने क्या किया, 800 इसको दे दिया, इस कॉस्ट सेंटर को 2,000 को, और 1,200 हमने इस कॉस्ट सेंटर के अंदर ही रहने दिया। ठीक है, सही। तो उसने क्या किया कि 2,000 के अगेंस्ट उसने एक 800 की नेगेटिव की एंट्री यहाँ पे रखी, और साथ ही 1,200 की भी यहाँ पे रख दी, ताकि 1,200 माइनस 800, और फिर ये उसने 1,200 प्लस कर दिया। अब ये दोनों जो हैं ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, और एक जो है यहाँ पे इसकी प्लस की एंट्री आ जाएगी, तो आपका ये फिर जो है इसके अंदर अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएगी इस तरह से। अच्छा दूसरा जो है वो क्या है, इसको हम कहते हैं KB61, और ये कब यूज करेंगे, जब आप कॉस्ट सेंटर की गलत पोस्टिंग हो जाए तो उस सूरत में आप इसको रीपोस्ट लाइन आइटम करेंगे। इसी तरह यहाँ पे एक है मैनुअल रीपोस्टिंग ऑफ कॉस्ट, मैनुअल रीपोस्टिंग ऑफ कॉस्ट KB11N, या मैनुअल रीपोस्टिंग ऑफ रेवेन्यू KB41। पहले हम KB11N को देखते हैं। इसमें वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप यहाँ पे कोई कॉस्ट सेंटर का डॉक्यूमेंट नंबर डालें, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि एक कॉस्ट सेंटर सोर्स बता दें और
कुछ कॉस्ट सेंटर डेस्टिनेशन के बता दें और सिस्टम खुद ब खुद जो है वो उसको ट्रांसफर कर देगा। मसलन अगर हम एक कॉस्ट सेंटर के अंदर पहले हम अगर ट्रांजैक्शन डालें, बल्कि 2 कॉस्ट सेंटर और बना लेते हैं AS01 के अंदर, तो हमने अभी बना लिया प्रोडक्शन का बना लिया था, तो अब हम बना लेते हैं, फर्ज कर लें असेंबली का बना लेते हैं, असेंबली या इंस्पेक्शन का बना लेते हैं, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। और हम इसको लगाएंगे MYR और इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, एक इंस्पेक्शन का बना लिया कॉस्ट सेंटर, एक और हम बना लेते हैं असेंबली डिपार्टमेंट। अच्छा जी, अब हमने ये 3000 और 4000 दो कॉस्ट सेंटर बना लिए। एक कॉस्ट सेंटर के अंदर हम कॉस्ट बुक करते हैं FB50 के साथ, अच्छा जी, तो एक्सपेंस डेबिट 5000 और हम यहाँ पे एक कॉस्ट सेंटर डालते हैं 1211 2000 ले लेते हैं, जिसके अंदर अभी हमने कॉस्ट ट्रांसफर की। और यहाँ पे हम ले लेते हैं बैंक 5000। ये हो गया। हमने कॉस्ट सेंटर 1211 2000 जो है 112000, इसके अंदर हमने 5000 डाले। और अब हम ये कब करेंगे, नॉर्मली ये हम काम करते हैं मंथ एंड के ऊपर, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप ये पोस्टिंग डेट जो है ये आप मंथ एंड की दें, 31 जुलाई। डॉक्यूमेंट डेट आप जो भी दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट डेट बेशक आज की दे दें या जो जिस डेट को भी आप रेफर रखना चाहते हैं आप उस डेट वो डेट दे दें, लेकिन चूंकि ये एक मंथ एंड एक्टिविटी के तौर पे हमने करना होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम एक कॉमन कॉस्ट सेंटर ले लेते हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम उसके अंदर पैसे डाल लेते हैं और फिर हम कॉमन कॉस्ट सेंटर से मंथ एंड के ऊपर जो है ना वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो 1211 2000 है ये हमारा कॉमन कॉस्ट सेंटर है और इसमें हमने पैसे डलवाए थे सैलरी वाले GL के अंदर। हम कहते हैं कि हमने 5000 डलवाया था, इसके अंदर से 2000 जो है वो चला जाए इस कॉस्ट सेंटर को 1211 3000 को। अच्छा जी, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे ले लेते हैं। इसी तरह फिर हम यही वाला कॉस्ट सेंटर यहाँ पे फिर लिखेंगे, वही GL जिसमें हमने पहले के पैसे पड़े हैं 3000 और 1211 4000। तो ये दो लाइन आइटम हमने मेंशन कर दिए कि हम कह रहे हैं कि इस GL के इस कॉस्ट एलिमेंट के अंदर जितने भी पैसे पड़े हुए हैं उसमें से 2000 निकल के इस कॉस्ट सेंटर के अंदर ट्रांसफर हो जाए और उसका ठीक। GL कौन सा होगा, वो वही GL होगा। तो इसमें GL टू GL ट्रांसफर होती है लेकिन कॉस्ट सेंटर डिफरेंट रह जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल पहले की ठीक। तरह जैसे कि हमने पहले भी किया, उसमें भी हमने उसमें तो खैर हमने GL बताया ही नहीं ना, हमने तो सिर्फ कहा कि GL के एक कॉस्ट सेंटर है इस डॉक्यूमेंट के अंदर और उसके अंदर इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो वो आगे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें GL को हम पार्शियली उसको स्पेसिफाई नहीं करते। दूसरे को हाँ दूसरे में उसमें डाल कॉस्ट, दी। हाँ उसमें कॉस्ट एलिमेंट आप नहीं मेंशन करते। इसमें आप कॉस्ट
एलिमेंट को मेंशन करते हैं। और इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप इस कॉस्ट सेंटर के अंदर वो पैसे जो हैं या वो कॉस्ट है वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू आई है, 2 के आई है, या पूरा महीना आप उसके अंदर कॉस्ट डालते रहे हैं और एज अ मंथ एंड जो है वो अब आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं एक कॉस्ट सेंटर से दूसरे कॉस्ट सेंटर के अंदर। ठीक ठीक है। अच्छा, सेव करने से पहले हम देखते हैं कि क्या यही हमारे पास इस स्क्रीन के अंदर ऑप्शन है या इससे ज्यादा भी हमारे पास ऑप्शन है। तो हमारे पास इससे ज्यादा भी ऑप्शन है। चलिए हम इसको एक दफा सेव कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या है। ये तो डॉक्यूमेंट हो गया सेव। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को हम बाद में देख लेते हैं कि वो क्या कैसे देखते हैं। लेकिन अगर मैं फिर से ट्रांसफर करना चाहूँ या देखूँ अगर, तो अब आप देखें अगर इस कॉस्ट सेंटर के अंदर फर्ज कर लें क्योंकि मैंने 100 ट्रांसफर करना है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पैसे किसको जाएं। कॉस्ट सेंटर से मैंने निकाल के, कॉमन कॉस्ट सेंटर से निकाल के मैंने दो तीन WBS एलिमेंट्स पे ट्रांसफर करना है, 2-3 इंटरनल ऑर्डर पे करना है। इसी तरह मेरे और भी कोई जो CO के ऑब्जेक्ट हैं उन पे मैंने जो है एज अ मंथ एंड एक्टिविटी के तौर पे वो चीज ट्रांसफर करनी है। तो आपको ये स्क्रीन सफिशिएंट है इस सारे कामों के लिए। कैसे? अभी तो देखिए यहाँ पे कौन डेस्टिनेशन में क्या आ रहा है, सिर्फ कॉस्ट सेंटर आ रहा है, न्यू कॉस्ट सेंटर। सोर्स ये सारा लेफ्ट साइड ये सोर्स का पोर्शन है और ये सारा राइट साइड पे डेस्टिनेशन का पोर्शन है। सोर्स में तो हमेशा कॉस्ट सेंटर ही होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर यहाँ सोर्स में भी चेंज हो जाता है, अगर आप यहाँ पे देखें ये जो है वह स्क्रीन वेरिएंट, अगर मैं यहाँ से ऑर्डर ले लूं तो क्या होगा। अब आप देखें कि ये स्क्रीन सारी चेंज हो गई, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बदल गए। सोर्स में ओल्ड ओल्ड ऑर्डर आ गया, कॉस्ट एलिमेंट आ गया, अमाउंट, और न्यू ऑर्डर, न्यू ऑपरेशन और न्यू क्वांटिटी और ये सारा कुछ आ गया। पहले क्या था, ये स्क्रीन कैसे लिए कॉन्फ़िगर हुई हुई थी कॉस्ट सेंटर के लिए। अब क्या हो गया कि ऑर्डर चेंज हो, अब ऑर्डर आ गया, इंटरनल ऑर्डर आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई WBS एलिमेंट और ऑर्डर ये ले लेता हूँ, या कॉस्ट सेंटर ऑर्डर और पर्सन नंबर ले लेता हूँ, तो इंडिविजुअल एंट्री के की बजाय अगर मैं यहाँ से लिस्ट ले लेता हूँ, अब आप देखें कि आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मेरे ओल्ड कॉस्ट सेंटर के ओल्ड इंटरनल ऑर्डर के अंदर उसके फला कॉस्ट एलिमेंट के अंदर जो 1000 या 100 रुपया पड़ा हुआ है वो हम इस कॉस्ट सेंटर, इस इंटरनल ऑर्डर एक को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि हर कॉलम में कॉस्ट सेंटर फिल करें। आप किसी जगह पे इंटरनल ऑर्डर फिल कर रहे होंगे, किसी जगह पे कॉस्ट सेंटर फिल कर रहे होंगे, इस तरह करके। तो कहने का मकसद है कि आप एक CO के ऑब्जेक्ट से कई मल्टीपल CO ऑब्जेक्ट या सोर्स के कई CO के ऑब्जेक्ट से डेस्टिनेशन के CO के ऑब्जेक्ट्स पे चीज आप कॉस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या है, कॉस्ट सेंटर ऑर्डर और पर्सन नंबर। आप कहते हैं नहीं सारे ऑब्जेक्ट सामने आ जाएं, आप क्या करेंगे यहाँ से ऑल ले लें। अगर ऑल ले लें और ज्यादा व्यू की सही अच्छी समझ आती है इंडिविजुअल एंट्री के अंदर, तो अब आप देखें यहाँ पे, अब आप देखें ये ऊपर जो है ना ये वो है हेडर। हेडर में क्या चीज है, कॉस्ट एलिमेंट और अमाउंट। ठीक है, कि कितनी अमाउंट हमने ट्रांसफर करनी है टोटल। ठीक है, मैं कह देता हूँ मैंने 10,000 ट्रांसफर करनी है। किस कॉस्ट एलिमेंट से करनी है, मैं कह देता हूँ कॉस्ट एलिमेंट है 1000001 जो मेरा सैलरी का GL है। इसके अंदर से मैंने 10,000 ट्रांसफर करनी है। अब मुझे यहाँ से बताना है कि ये लेफ्ट साइड पे मेरा क्या है, ओल्ड अकाउंट असाइनमेंट यानी कि सोर्स अकाउंट असाइनमेंट, और राइट साइड पे क्या है मेरे टारगेट या डेस्टिनेशन असाइनमेंट। अब सोर्स में मैं कॉस्ट सेंटर भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं इंटरनल ऑर्डर डालूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, उस इंटरनल ऑर्डर के इस कॉस्ट एलिमेंट में से 10,000 निकालेगा, और इधर डेस्टिनेशन के अंदर जो भी आप डालेंगे, WBS एलिमेंट डालेंगे, कॉस्ट सेंटर डालेंगे, सेल्स ऑर्डर डालेंगे, कोई सर्विस ऑब्जेक्ट डालेंगे, कोई कॉस्ट ऑब्जेक्ट डालेंगे या नेटवर्क डालेंगे, उसमें वो ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह आप दूसरी एंट्री करें, तीसरी एंट्री करें, वो जो जो एंट्री करते जाएंगे तो वो नीचे यहाँ पे सेव होती जाएंगी। ठीक है, और एट द एंड फिर आप
उसको क्या कर सकते हैं, ये राइट पे साइड पे पोस्ट कर सकते हैं। पहले आप सारा डाटा होल्ड करते जाएं नीचे इधर, जब सारा कर लें तो एक ही दफा उसको पोस्ट कर दें। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये सारा मुझे जो है ना ये इस शक्ल में नहीं चाहिए बल्कि मुझे रो वाइज चाहिए, तो आप यहाँ से इंडिविजुअल एंट्री की बजाय क्या करेंगे, लिस्ट एंट्री ले लेंगे। तो अब ये देखें ये सारा चेंज हो गया। अब ये जहां जहां पे ओल्ड कॉलम आ रहे हैं ये आपके सोर्स हैं, और जो भी आगे ओल्ड के बगैर आगे जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, वो डेस्टिनेशन के कॉलम। तो इस तरह आप सीओ के अंदर या कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग के अंदर आप एक कॉस्ट सेंटर से, एक इंटरनल ऑर्डर से, एक डब्ल्यूबीएस एलिमेंट से कॉस्ट जो है वो एज अ मंथ एंड एक्टिविटी या किसी भी वक्त, जरूरी नहीं है कि मंथ एंड एक्टिविटी हो, किसी भी वक्त आप, क्योंकि ये क्या है, ये मैनुअल है, तो मैनुअल में आपके पास हर चीज का कंट्रोल अपना है, तो आप किसी भी वक्त जो है ना ये कर सकते हैं जी ठीक। यार। अच्छा, तो हमने ये कर लिया, अब हम अगर इसकी रिपोर्ट चला के देखते हैं, KSB1, हम एक डालते हैं 2000 से 12114000 तक। एक रिपोर्ट KSB1 है जो कि पुरानी रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट उसकी जगह पे कौन सी आई हुई है, KSB1N, वो ज्यादा एडवांस है। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये सोर्स कॉस्ट सेंटर, ये डेस्टिनेशन कॉस्ट सेंटर, ये डेस्टिनेशन कॉस्ट सेंटर। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे 5000 था टोटल, ये 5000 ऐड हुआ, फिर ये 3000 माइनस हो गया, फिर ये 2000 माइनस हो गया, और वही 2000 इसमें आ गया, और 3000 इसमें आ गया। ये क्या है, ये कॉस्ट सेंटर की लाइन आइटम वाइज रिपोर्ट है। एक्चुअली जो कॉस्ट सेंटर की स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, जो ट्रू स्पिरिट में बताती है कि कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, उसका क्या टी कोड है, वो कॉस्ट सेंटर के इंफॉर्मेशन सिस्टम में आएगी, और उसका ये कोड है S_ALR_8 361। 70136111। इसमें अगर हम सोर्स का कॉस्ट सेंटर डालेंगे, वन टू डबल वन 2000, तो इसमें आप देखेंगे 1211 2000, हाँ 2000 में अब वो नेट अमाउंट बता रहा है कि कितनी रहेगी, कि उसमें अब 800 रहेगी। पहले जो हमने 5000 डाला था वो क्या था, वो उसमें आया और उसके बाद वो निकल गया। तो इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं, जब आप चलाते हैं, असेसमेंट चलाते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चलाते हैं, तो उस सूरत में फिर ये देखें यहाँ पे ये डेबिट है, तो फिर वो उसकी क्रेडिट अमाउंट्स को भी बता रहा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरे कॉस्ट सेंटर भी डाल दूं यहाँ पे, से 12114000, तो टोटल ये आ गया, इसके अंदर कॉस्ट इतनी आ गई, कॉस्ट इतनी आ गई, और कॉस्ट इतनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस उन्होंने कॉस्ट को ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट लाइन आइटम को उसने वो यानी कि एज अ रिड्यूस कर दिया ना सोर्स के अंदर से जाके। ऐसा नहीं किया कि सोर्स के अंदर पहले अगर अमाउंट डेबिट थी तो फिर दूसरी तरफ उसने क्रेडिट नहीं की, बल्कि डेबिट के अंदर ही उन्होंने उसको नेगेटिव रख के तो उसको कर दिया, जिस तरह के हम वो करते हैं ना नेगेटिव रिवर्सल वगैरह, उस तरह से उन्होंने इसको किया। इसी तरह जहां पे ये मैनुअल रीपोस्टिंग ऑफ कॉस्ट है KB11 and 13 है, तो इसी तरह क्या है, इसी तरह मैनुअल रीपोस्टिंग ऑफ रेवेन्यू भी है। मैनुअल रीपोस्टिंग ऑफ रेवेन्यू के लिए क्या जरूरी है आप, कि आपके जो जीएस हैं वो कौन से होने चाहिए,
रेवेन्यू वाले होने चाहिए, 11 वाले जिसकी कैटेगरी 11 वाले कैटेगरी के होने चाहिए। तो अब हम एक रेवेन्यू का जीएल बना लेते हैं। वन थाउजेंड, ये 1000 था और 2000 होगा हमारा, 200001। प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू, और ये होगा हमारा रेवेन्यू में से, और इसको हम ले लेते हैं सेल्स। और कंट्रोलिंग एरिया के अंदर जो हम इसको कैटेगरी असाइन करेंगे वो कौन सी करेंगे हम, 11 वाली। 5B01 सेव। तो 11 कैटेगरी क्या डिटरमाइन करती है कि ये जीएल प्योरली क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का है। लेकिन अब ये सवाल है कि उसके अंदर आप पोस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप कॉस्ट सेंटर के थ्रू तो पोस्टिंग नहीं कर सकते, फिर कैसे करेंगे, इसको एसटी से आना चाहिए। एसडी से जाना चाहिए। एक्चुअली ये वाले जो जीएल्स होते हैं वो एसडी से आते हैं, लेकिन और कौन सा तरीका हो सकता है, आप कॉस्ट सेंटर तो नहीं हो सकता। इलेवन कैटेगरी जो है रेवेन्यू, ये जो जीएल्स होंगे या कॉस्ट एलिमेंट होंगे, इनके लिए दो जो है ना वो तरीके हैं कि या कहाँ कहाँ से आप आ सकते हैं। एक तो रेवेन्यू का जो इंटरनल ऑर्डर है वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप रेवेन्यू वाला WBS एलिमेंट यूज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका तो वो आपको जो आपने अभी बता दिया वो क्या है, कि वो आप सेल्स ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक जो है वो आप अडॉप्ट कर लें। अगर आपने एसडी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो फिर तो सीधा सीधा जो ही से बिलिंग होगी तो उसके बाद इन जीएल्स के अंदर जो है ना वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगी और आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर WBS एलिमेंट मींस के प्रोजेक्ट सिस्टम के थ्रू, या फिर रेवेन्यू इंटरनल ऑर्डर जो है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अदरवाइज कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग के थ्रू जो है वो आप इन जीएल्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एरर तो वो देगा यही वाला कि जी सीओ का कोई ऑब्जेक्ट डालें, लेकिन एक्चुअली वो सीओ का ऑब्जेक्ट वो कह रहा होता है जो कि रेवेन्यू के लिए क्रिएट किया गया हो। तो अगर हम और देखें इसमें कॉस्ट, इसको इंटरनल ऑर्डर को थोड़ा सा हम देखते हैं। अभी हम इसकी पोस्टिंग नहीं करेंगे, जब हम इंटरनल ऑर्डर के अंदर जाएंगे तो फिर हम करेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज समझने वाली है कि जब आप इंटरनल ऑर्डर कॉन्फ़िगर करते हैं कंट्रोलिंग के अंदर, इंटरनल ऑर्डर और ऑर्डर टाइप जो है, डिफाइन ऑर्डर टाइप, कोई भी हम देख लेते हैं, फर्ज करें ये वाली देख लेते हैं। आप वो वाले इंटरनल ऑर्डर टाइप बनाएंगे जिसके अंदर ये रेवेन्यू पोस्टिंग का चेक बॉक्स टिक हुआ होगा। अगर मैं इसको टिक कर दूं तो फिर इस इंटरनल ऑर्डर से जो ऑर्डर बनेंगे वो वाले इंटरनल ऑर्डर आपके रेवेन्यू के कॉस्ट एलिमेंट के अंदर यूज होंगे। अगर आप इसको टिक नहीं करते, ठीक है, तो फिर इससे जो इंटरनल ऑर्डर क्रिएट होगा वो क्या होगा, प्योरली एक्सपेंडिचर बेस होगा, वो रेवेन्यू के लिए काम नहीं करेगा। इसी तरह आप इंटीग्रेटेड प्लानिंग को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल रेवेन्यू पोस्टिंग जो है ना वो उसको टिक करना जरूरी है। वो बाद में जब हम इंटरनल ऑर्डर की डिस्कशन करेंगे तो फिर हम उसमें देख लेंगे कि ये सेम। इसी तरह अगर आप WBS एलिमेंट के अंदर अगर हम आ जाएं, CJ20N के अंदर अगर हम देखें, तो ये एक प्रोजेक्ट फर्स्ट करें, ये एक बना हुआ है, तो इसके हमको WBS एलिमेंट ये देख लेते हैं प्रोजेक्ट। तो कौन सा, यानी कि आप WBS एलिमेंट यूज करेंगे अगर तो उसके ये तीन चेक बॉक्सेस में से सिर्फ अकाउंट असाइनमेंट एलिमेंट टिक हुआ हुआ हो, तो फिर आप
नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अकाउंट असाइनमेंट एलिमेंट का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस साइड के ऊपर, यानी कि कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग के लिए वो यूज होगा, उसकी रिप्लेसमेंट में यूज होगा। लेकिन अगर आप उसको बिलिंग एलिमेंट यूज कर टिक कर दें, तो फिर आप उसको एज अ एसडी के तौर पे या एज अ रेवेन्यू के तौर पे यूज कर सकते हैं। प्लानिंग के लिए जो वो फिर आप इसके ऊपर प्लान बजट वगैरह वो डाल लेते हैं, प्लान एलिमेंट वगैरह। लेकिन बिलिंग एलिमेंट का टिक होना जो है ना वो जरूरी है, तब जाके आप उसके अंदर रेवेन्यू पोस्टिंग कर सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे कि कभी हम अगर हमने पीएस को कॉन्फ़िगर किया तो फिर हम देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से यहाँ पे कॉन्फ़िगर होती हैं। वो इसके बैकएंड पे कोई प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के पीछे जो है वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट प्रोफाइल हम बनाते हैं जो कि कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ें जो है उसके अंदर ये सारी सेट होते हैं। लेकिन उसके पहले ये नेटवर्क प्रोफाइल है, WBS एलिमेंट, स्केजुलिंग प्रोफाइल है, स्केजुलिंग सिनेरियो है, प्लान मेथड वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ पे कॉन्फ़िगर होती है? बैकएंड साइड पे इस प्रोजेक्ट प्रोफाइल के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रीपोस्टिंग ऑफ रेवेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है उस सूरत में काम करेगा जब आपके पास इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन का मास्टर डाटा हो, या ट्रांजैक्शनल डाटा सेल्स ऑर्डर आ जाए, या रेवेन्यू का WBS एलिमेंट आ जाए, या रेवेन्यू वाला टिक किया हुआ इंटरनल ऑर्डर आ जाए। इवन कि अगर आप कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर को भी रेवेन्यू पर्पस के लिए टिक करेंगे तो वो भी नहीं यूज होता। उसके अंदर जो चेक बॉक्सेस है ना, अगर आप रेवेन्यू के लिए भी प्लान रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू, फिर भी आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो किसी और पर्पस के लिए यूज होता है। अच्छा, तो आगे चलते हैं अब हम। अच्छा, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉस्ट की, जो अभी हमने दो मेथड पढ़े, एक उसके अंदर जो है कि एक तो आ गया मैनुअल रीपोस्टिंग ऑफ रीपोस्ट लाइन आइटम, और एक है मैनुअल रीपोस्ट ऑफ कॉस्ट। तो ये इन दोनों के साथ क्या खास बात है कि मैनुअल रीपोस्टिंग ऑफ कॉस्ट या रीपोस्ट लाइन आइटम, ये दोनों एक्टिविटीज क्या है? मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक रूल डिफाइन कर दें महीने का, या पक्का डिफाइन कर दें और बस फिर हर साल वही चलाते रहें, ऐसा नहीं है, या हर महीने वही चलाएं, ऐसा नहीं। आपको हर दफा स्क्रीन में आना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर डालने पड़ेंगे, और कॉस्ट एलिमेंट डालने पड़ेंगे, अमाउंट डालनी पड़ेंगे, हर चीज डाल के तो सेव करना पड़ेगा, तब जाके ये सारा काम होगा। तो इसीलिए ये क्या है? ये मैनुअल रीपोस्ट लाइन आइटम है। अच्छा, ये तो हो गया कॉस्ट ट्रांसफर का एक मेथड। अब हम देखते हैं कि और हमारे पास क्या क्या कॉस्ट को ट्रांसफर करने के हमारे पास मेथड हो सकते हैं, या जिसको हम एक्चुअल क्या कहते हैं, कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन में हमने शुरू में थोड़ा सा थ्योरी के तौर पे पढ़ा था कि एक तो मैनुअल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो कि अभी हमने की है, और कौन सी होगी? एक होगी असेसमेंट, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होती है एक्टिविटी एलोकेशन। अच्छा, एक्टिविटी एलोकेशन को हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एक्टिविटी एलोकेशन क्या होगी। असेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किस चीज का हम देखते हैं कि फर्क किस चीज के ऊपर जाके पड़ जाता है? काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। और जो एस फॉर हाना का जो फ्यूरी का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उन्होंने इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है कि आपकी असेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और इसी तरह पीरियोडिक एलोकेशन, एक और भी होता है पीरियोडिक एलोकेशन। एलोकेशन, ये आपके टोटल चार मेथड हैं जिनके थ्रू आप कॉस्ट ट्रांसफर करते हैं। एक्टिविटी के ऊपर हमें जरा टाइम ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मैनुअल एलोकेशन भी होती है और मैनुअल ट्रांसफर भी होती है। फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि मैं प्लान ट्रांसफर कैसे होते हैं या एक्चुअल कैसे ट्रांसफर करते हैं। यही चीज़ सारी असेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी होती है। पीरियोडिक एलोकेशन जो है वो भी तकरीबन आपकी असेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही काम करती है, लेकिन पीरियोडिक एलोकेशन के अंदर क्या होता है? लेस नंबर ऑफ लाइन आइटम्स बनते हैं, ठीक है। जबकि असेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर डेबिट लाइन आइटम भी बनते हैं और
क्रेडिट लाइन आइटम भी बनते हैं। दोनों के अंदर ये दोनों की होती है। तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। और अगर हम इन दोनों की बात करें कि असेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन दोनों में क्या किस चीज का फर्क होगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाँ, तो कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा? प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, और इसके अंदर या तो आप यूज करेंगे सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, या फिर आप क्या यूज करेंगे? एलोकेशन स्ट्रक्चर यूज करेंगे। एलोकेशन स्ट्रक्चर जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स हैं कि आपने सोर्स के अंदर से कॉस्ट को कैसे उठाना है, और फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन तो जो भी आगे करनी है वो तो करेंगे, लेकिन एलोकेशन स्ट्रक्चर के अंदर आप एक पूरा सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं कि हमारे ये वाले सोर्स के कॉस्ट एलिमेंट होंगे, और ये वाले जो हैं वो हमारे ये आप कह लें कि सारे कॉस्ट एलिमेंट होंगे। इनमें से जो भी कॉस्ट पड़ी हुई वो आपने उठानी है। और फिर स्ट्रक्चर के अंदर जब आप आ जाएंगे इसके अंदर असेसमेंट के अंदर, वहां पे आप सिर्फ कॉस्ट सेंटर डिफाइन करेंगे और कॉस्ट एलिमेंट डिफाइन नहीं करेंगे। तो आप इस तरह से, और एलोकेशन स्ट्रक्चर जो है ये आपका कई जगह पे इस्तेमाल होता है। एलोकेशन स्ट्रक्चर जो है, अगर हम इसका यूजेज देखें, ये आपकी सेटलमेंट प्रोफाइल जो है उसके अंदर भी यूज हो रहा है। दूसरा, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, कोपा जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर भी पीए स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि वो यूज हो, वो भी उसके अंदर भी यूज होता है। और प्लस जो है वो हम तीसरा जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? असेसमेंट। इसके अंदर भी ये यूज होता है। तो असेसमेंट और आपके जितने भी ये सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट होते हैं, इनके बैलेंस हर वक्त क्या होते हैं? जीरो या बराबर। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होती है, और बैलेंस हमेशा इनका जीरो ही होता है। और ये ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक होते हैं। जबकि आपके जो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट हैं वो आपके ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक नहीं होते। आप एक बना लें जनरल सा, आप उसको किसी भी पर्पस के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो सेकेंडरी कॉस्ट एलोकेशन एलिमेंट होते हैं वो अगर आपने असेसमेंट के लिए बनाए हैं तो वो असेसमेंट के अंदर यूज होगा। इसी तरह अगर वो आपने ओवरहेड कैलकुलेशन के लिए बनाया तो वो ओवरहेड कैलकुलेशन के अंदर यूज होगा। अगर आपने एक्टिविटी एलोकेशन के लिए बनाया है तो वो सिर्फ एक्टिविटी के अंदर ही यूज होगा, वो कहीं और नजर ही नहीं आएगा। तो ये सारा जो है वो कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरीज जो हैं, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी जो है उनके अंदर जो है ना, हम वहां से इसको जो है ना वो देखते हैं और कंट्रोल करते हैं। एक हम कॉस्ट एक हम अभी सिर्फ असेसमेंट को ही बनाएंगे, बाकी हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इसको हम बाद में कल से जो है ना ऑनवर्ड फिर आगे तेजी से इसको करते हैं। असेसमेंट के बारे में हमने क्या कहा कि ये आपका वो कॉस्ट एलोकेशन का एक मेथड है जिसके अंदर आप या तो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट यूज करेंगे या फिर एलोकेशन स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें, फर्ज कर लें, जैसे हमने एक शुरू में भी बात की थी कि कैंटीन डिपार्टमेंट है हमारा, और इसके अंदर जो है वो लोग आते हैं खाना खाने के लिए, या इसको यूज करते हैं खाने के लिए, चाय के लिए, कोई इवेंट्स होते हैं उसके लिए, व्हाट्सो एवर रीजन इज। तो उसमें हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक हमारा असेंबली डिपार्टमेंट है, और एक हमारा जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि कैंटीन डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैंटीन जो है वो कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है इसके ऊपर। इसके लिए आपके पास दो या तीन मेथड हो सकते, दो मेथड तो पक्के हैं, एक तो या तीन मेथड भी हैं।
एक कौन सा मेथड है, फिक्स परसेंटेज। आप फिक्स परसेंट कर देते हैं, आप कहते हैं कि जी जितना भी कंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा होगा, प्रोडक्शन वाले जो हैं उसका आप कह लें कि 40% जो है ना वो बियर करेंगे। असेंबली वाले उनका काम बहुत थोड़ा है, उसमें बड़े थोड़े से लोग हैं, तो वो सिर्फ जो है ना वो 10% बियर करेंगे। और बाकी एडवन में बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वही सारे फिर जाते हैं वहां पे, तो इसलिए उनका बर्डन ज्यादा है। तो हम कह देते हैं कि 60% या 50% जो है वो यूज करेंगे, बियर करेंगे, जितना भी खर्चा हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये 10,000 हुआ, अगर उसका बिल एक दफा 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन वाले 4,000 पे करेंगे, उसको बियर करेंगे, ये 1,000 करेगा, और ये 6,000 करेगा, 5,000 करेगा। तो इस तरह से करके कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इसको हम कहते हैं कि कौन सा मेथड है, फिक्स परसेंटेज। इसी तरह फिक्स अमाउंट का भी है। हम्म, आप कह देते हैं कि जो मर्जी उसका बिल आए कैंटीन का, सिंपल। हम कहते हैं कि प्रोडक्शन वाले ना हर महीने 2,000, चलें जी 6,000 जो है ना वो कॉस्ट अपने पास डाल लेंगे, कि वो कैंटीन की कॉस्ट है हमारे पास। असेंबली डिपार्टमेंट जो है ना वो जितना मर्जी उनका बिल आए, इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कह देंगे कि जी आपकी टोटल कॉस्ट में से ना हम 4,000 जो है ना वो हमारा हिस्सा हो गया। सेम इसी तरह एडमिन डिपार्टमेंट भी कह देता है कि जी मेरा जो है ना वो फर्ज कर लें कि जो बिल भी आया, आप उसमें से मुझे 8,000 जो है ना वो चार्ज कर लीजिएगा। तो अब डिपेंड करता है कि उधर कितना बिल आया, वो कॉस्ट इतनी है नहीं है, ज्यादा है थोड़ी है, वो फिक्स अमाउंट जो होती है ना उसमें फिर ये वाले मसाइल रहेंगे कि अगर उधर उतनी कॉस्ट ही ना हुई, यानी कि किसी भी वजह से एडमिन ने, कैंटीन डिपार्टमेंट ने थोड़े पैसे बनाए खर्चे के किसी भी वजह से, तो क्या वो पैसे ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे, तो इसका जवाब है कि वो फिर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सोर्स के अंदर जो है वो इतने उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं है, अमाउंट ही नहीं है। और तीसरा जो है वो कौन सा हमने मेथड पढ़ा था कि कैसे हम कॉस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं सोर्स असेसमेंट के अंदर, वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हम कह देते हैं कि ये जो 3 डिपार्टमेंट है इनके जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम जो है ना कॉस्ट को बियर करना चाहते हैं। हम नहीं परसेंटेज के चक्कर में पड़ते या फिक्स अमाउंट के चक्कर में पड़ते, या फिर इस तरह ना। हम कहते हैं कि फर्ज करोगे जी प्रोडक्शन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 400 बंदा काम कर रहा है, और असेंबली के अंदर जो है ना वो फर्ज करें कि जी 100 बंदा काम कर रहा है, और एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना वो फर्ज करें कि जी 300 बंदा काम कर रहा है। तो हम कहते हैं कि जितने बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, आप उस हिसाब से जो कंटीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट बन रही है वो आप ट्रांसफर कर दें। तो वो जारी बात है, पहले वो इनको सब टोटल कर लेगा, टोटल करेगा, तो 800, और उसके बाद जो भी खर्चा है इधर जहाँ पे बुक हो रहा है कैंटीन डिपार्टमेंट पे, एज अ मंथ एंड एक्टिविटी वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। और ये वाले जो एम्प्लॉयज होंगे ये एसएपी के अंदर क्या क्रिएट होंगे, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग के अंदर, हाँ, इसके स्टैटिस्टिकल की फिगर जो की है फिक्र। वो क्रिएट होगा। तो वो इसका मतलब है कि किसी खास स्क्रीन के अंदर हम जाके पहले इन तीनों कॉस्ट सेंटर के हम ये स्टैटिस्टिकल की फिगर जो है ना ये इसको हम असाइन करेंगे, और फिर हम जो कंटीन का कॉस्ट सेंटर है उसकी हम एक्चुअल जो है उसको एक असाइनमेंट करेंगे, मे बी FB50 में कर लें, 60 में कर लें, किसी में भी जाके कर लें, और फिर उसको हम असेसमेंट साइकिल के अंदर जो है ना वो ट्रांसफर कर देंगे हर महीने एज अ मंथ एंड एक्टिविटी। जब हम कहते हैं कि मंथ एंड एक्टिविटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोस्टिंग डेट कौन सी होगी, हमेशा महीने की लास्ट डेट जो होगी वो पोस्टिंग डेट होगी। हाँ, जो प्लान एक्टिविटीज होती हैं या जो प्लान कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, वो उनके लिए जो पोस्टिंग डेट होती है वो हमेशा महीने की पहली तारीख होती है। तो जो भी हम असेसमेंट साइकिल चलाएंगे या पे देखेंगे, तो अगर आप उनको देखेंगे कि वो प्लान है, तो आप उसका डॉक्यूमेंट ओपन करके देखिएगा, उसमें अगर वो प्लान है तो महीने की पहली तारीख होगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सॉरी एज अ एक्चुअल है, तो फिर वो लास्ट डेट ऑफ द मंथ जो है वो उसको वो ट्रांसफर करेगा। तो और दूसरा उसमें ये भी है कि आपका जो असेसमेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी है, आप इसको
क्या क्या कर सकते हैं, कैन बी एग्जीक्यूटेड एज मैनी टाइम। आप इसको मैनी टाइम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, मैनी टाइम आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक दफा चल गया तो अब आप कहें अच्छा यार वो फिर पीछे से कॉस्ट और बुक होगी तो क्या करें, नहीं, आप दोबारा एग्जीक्यूट कर लें, फिर दोबारा जो सोर्स में पड़ी होगी वही जो है वही आगे कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर होगी। तो यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन। तो क्लियर अब सर। हम, जी जी बोले। नहीं सर, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब हम इसको आज यहाँ पे रोक देते हैं। कल जो है इससे आगे शुरू करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि ये असेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो है क्या नाम है, पीरियोडिक एलोकेशन, ये हम कल जो है ना सारा इसको मुकम्मल कर लें। जी ठीक सर, थैंक हाँ यू। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे।